हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। आज हम लोग बायोलॉजी का 11 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में। उससे पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि व्हाट इज सेल, सेल है क्या, और सेल के डिवीजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है पढ़ना, ये हमें समझना है। तो बेसिकली सेल साइकिल जो है या सेल जो होता है बेसिकली क्या करता है, इट इज अ यूनिट ऑफ लाइफ। आप सबने पढ़ा भी होगा ये वाला चैप्टर। तो सेल जो है वो एक यूनिट ऑफ लाइफ है। अब वो हमारे बॉडी को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाने में हेल्प करता है बिकॉज इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, आप सब जानते हैं। अब बेसिकली हम लोग सेल के बारे पढ़ रहे हैं तो सेल का डिवीजन देखने वाले हैं कि सेल डिवीजन करेगा कैसे, क्योंकि सेल अगर डिवाइड नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी तो नया बॉडी के सेल्स नहीं आएंगे, नए बॉडी के सेल्स नहीं आएंगे तो फिर रिप्रोडक्शन नहीं होगा। बहुत सारी चीजें मैटर करती है फॉर सेल डिवीजन। तो सेल जो है वो डिवाइड करता है बाय अ वेरियस प्रोसेस, और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेल साइकिल। सो व्हाट इज सेल साइकिल? सेल साइकिल एक सीक्वेंस ऑफ बहुत सारे इवेंट्स का सीक्वेंस है। अब ये जो सीक्वेंस आपको पता है, देखना है यहाँ पर जो सारे सीक्वेंस कैसे होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो अगर सिंपली आपको समझना है कि सेल का डेफिनेशन, साइकिल का डेफिनेशन क्या होगा, दैट इज cell cycle is a sequence of events in which cell duplicates. What is duplicate? Duplicate का मतलब क्या है? सेल अपने आप का एक रेप्लिका, मतलब अपना एक कॉपी बनाता है, या आप कह सकते हो डुप्लीकेट करता है। तो क्या चीज का डुप्लीकेशन है? डीएनए का। बिकॉज सेल, एक सिंगल सेल जो है उसके पास एक डीएनए है। अब एक जो डीएनए है उसको पहले दो में कन्वर्ट करेगा, तभी तो वो वहां पर आगे जाकर क्या होगा, डिवाइड कर पाएगा। तो बेसिकली सेल साइकिल क्या है? तो सेल साइकिल बहुत सारे इवेंट्स का एक सीक्वेंस है, जिसमें से एक इवेंट आता है क्या, पहला इवेंट आता है दैट इज डुप्लीकेट्स इट्स डीएनए। सेकेंड इवेंट है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल में बनाने में हेल्प करते हैं। अब ये सारे जो है ये सब करके सेल इवेंचुअली क्या करता है, डिवाइड करता है इनटू टू डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स हम लोग यूज क्यों करते हैं? बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है कि व्हाई वी यूज डॉटर सेल और मदर सेल, फादर सेल और सन सेल क्यों नहीं कहते हैं? बिकॉज इन द नेचर फीमेल ही रिप्रोडक्शन में, मतलब आप कह सकते हो फीमेल ही रिप्रोडक्शन में ज्यादा मेन पार्ट रोल करती है, बिकॉज वो कंसीव करती है, वही बच्चे पैदा करती है। मैं नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पे मेल का रोल नहीं है, मेल का बिल्कुल रोल है, बिकॉज वी आर द बायोलॉजी स्टूडेंट, हमें पता है मेल का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज वो स्पर्म डोनेट करता है। बट फीमेल उसको पूरा कंसीव प्रोसेस करती है, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट मदर सेल और डॉटर सेल। ये एक तरह से हमने क्या किया है, वो बस बताने का तरीका है कि हाँ, ये डॉटर सेल्स और मदर सेल्स जो है वो इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज वही आगे जाके नए सेल्स बनाएंगी। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, व्हाट इज सेल डिवीजन? सेल डिवीजन क्या होता है? तो सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस इन विच अ सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स बाय कंप्लीटिंग सेल साइकिल। सेल साइकिल कंप्लीट करके एक सेल दो सेल में डिवाइड करता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सेल साइकिल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजें पढ़ने से पहले दिमाग लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, इतना क्या कॉम्प्लेक्सिटी है। कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसको हम लोग धीरे धीरे तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे, सब समझ में आएगा। देखते हैं हम लोग। पहले हम लोग सेल साइकिल पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है बॉडी सेल्स के बारे में, कि हमारे बॉडी के कैसे कैसे सेल्स है। हालांकि हमारे बॉडी में, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सभी के बॉडी में क्या होता है, बहुत तरह के सेल्स होते हैं। बट अगर हम लोग बेसिकली डिवाइड करें तो हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं। क्या क्या सेल्स होते हैं? पहले आते हैं हमारे पास सोमैटिक सेल्स। व्हाट आर सोमैटिक सेल्स? पहले इनके बारे समझते हैं, उसके बाद देखेंगे जर्म सेल के बारे में। तो व्हाट इज सोमैटिक सेल? यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑल बॉडी सेल्स,
ऑल बॉडी सेल्स आर सोमैटिक सेल्स। सारे बॉडी सेल्स कैसे सेल्स हैं? सोमैटिक सेल्स हैं। तो सोमैटिक सेल्स क्या है? बॉडी के सारे सेल को हम सोमैटिक सेल कह रहे हैं, एक्सेप्ट जर्म सेल। जर्म सेल को छोड़कर बाकी सारे सेल्स बॉडी के कौन से सेल्स हैं? सोमैटिक सेल्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं बॉडी के क्या क्या सेल्स हैं, जैसे कि आईज, नोज, ब्रेन, लंग्स, लिवर, किडनी, हार्ट, मसल्स, बोन, सारी चीजें, जितने भी सेल्स है, जो भी सेल्स है बॉडी में, सब के सब कौन से सेल्स है? सोमैटिक सेल्स। लेकिन जर्म सेल को छोड़कर। तो पहले हमको जर्म सेल समझाना पड़ेगा, चलो देखते हैं। तो जर्म सेल्स क्या होते हैं? जर्म सेल्स बॉडी के वो सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स आर द सेल्स which helps in गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। व्हाट इज गैमेट फॉर्मेशन? बताइए तो, व्हाट इज गैमेट? गैमेट क्या होता है? तो बेसिकली गैमेट्स जो होते हैं वो वैसे बॉडी के सेल्स होते हैं जो कि क्या करेंगे, जो कि आगे जाकर रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। गैमेट्स का रिप्रोडक्शन, गैमेट्स से ही रिप्रोडक्शन होता है। हमने ये पढ़ा है ना, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा कि sperm is the male gamete, whereas ovum is the female gamete, and this fuses to form zygote. जाइगोट बनाने के लिए हमें स्पर्म और ओवम को फ्यूज कराना पड़ता है। तो दीज आर द गैमेट्स। स्पर्म भी गैमेट है, ओवम भी गैमेट है। स्पर्म बनता है मेल में, ओवम बनता है फीमेल में। तो ये जो है ये जर्म सेल्स होते हैं हमारे पास, और ये जर्म सेल्स क्या करते हैं? यही गैमेट्स बनाते हैं। तो ये हमें समझ में आ गई गैमेट्स कौन बनाने वाला है। इसको अब हटाते हैं और थोड़ा जर्म सेल के बारे और पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि जर्म सेल्स क्या है? जर्म सेल्स वैसे सेल्स होते हैं जो गैमेट्स बनाने में हेल्प करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है, जर्म सेल्स जो होते हैं, जर्म सेल्स प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल। तो जर्म सेल्स पाए जाते हैं मेल और फीमेल के ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। टेस्टिस मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ओवरी मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जर्म सेल्स कहाँ पाई जाएंगी? टेस्टिस और ओवरी में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि टेस्टिस और ओवरी जर्म सेल से बने हैं, नहीं। टेस्टिस और ओवरी में और भी बहुत सारे सेल है जो सोमैटिक सेल है, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं? जर्म सेल्स होते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने देखा कि जर्म सेल्स वैसे सेल है जो क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन कराएंगे। दूसरा पॉइंट देखा, ये कहाँ पाए जाएंगे? ये टेस्टिस और ओवरी में पाए जाएंगे। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर आते हैं कि जो जर्म सेल्स होता है, वन जर्म सेल divides to form 4 gametes। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर एक जर्म सेल डिवाइड करेगा तो वो कितने गैमेट्स बनाएगा? 4 गैमेट्स बनाएगा। अब ये 4 गैमेट्स जो एक जर्म सेल बना रहा है, यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसने जो डिवीजन किया इससे 2 सेल्स नहीं बन रहे हैं, 4 सेल्स बन रहे हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंट सेल्स है। अब आते हैं हम लोग यहाँ से अपने वापस सोमैटिक सेल में। सोमैटिक सेल क्या है? तो सोमैटिक सेल हमने बताया कि बॉडी का हर वो सेल जो कि जर्म सेल नहीं है वो सब सोमैटिक सेल है, क्योंकि जर्म सेल का एक पर्टिकुलर लोकेशन है, वो कहाँ पाया जाएगा? मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, जो गैमेट बनाने में हेल्प करेगा। यहाँ पर सोमैटिक सेल कोई गैमेट वैमेट नहीं बनाते हैं। सोमैटिक सेल क्या करते हैं? बॉडी के सारे सेल्स होते हैं, ये प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, ऑल ओवर द बॉडी, पूरे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और वन
one somatic cell divides to form two daughter cells. इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर एक सोमैटिक सेल है तो वो डिवाइड होकर कितने डॉटर सेल्स बनाएगा? 2 डॉटर सेल. जर्म सेल 4 डॉटर सेल बना रहा था या 4 गैमेट्स बना रहा था, वेरेज ये क्या कर रहा है? ये 2 डॉटर सेल्स बना रहा है. इसका बेसिक फंक्शन होता है ये बॉडी को ग्रोथ करता है, ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, तो ये बेसिकली उसमें हेल्प कर रहा है. वेरेज इट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है. तो एक एक पॉइंट और हो जाएगा हमारा, एक एक पॉइंट और हो जाएगा. ये क्या कर रहा है? हेल्प्स इन ग्रोथ, कॉमा, रिपेयर, एक्सेट्रा. वेरेज ये क्या चीज में हेल्प कर रहा है? तो यहाँ पर ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं. इट हेल्प्स इन reproduction, only helps in reproduction. ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा. वेराज जो सोमैटिक सेल्स है ये हमारे बॉडी में पूरी चीज़ों के, सारे बॉडी का ग्रोथ कराने में भी हेल्प करेंगे. अब आप देखो हमारी पूरी बॉडी है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जो मोस्टली यहाँ पर एमसीक्यूज में आने वाले क्वेश्चन है फ्रॉम सोमैटिक सेल्स, कि बॉडी के कौन कौन से सेल सोमैटिक सेल है, तो बॉडी के सारे सेल सोमैटिक सेल है. अगर आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ होगा क्या, अगर एग्जाम्पल में दिया है मसल्स या फिर बोन्स, या फिर अगर मैं पूछूं आपसे, एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अगर मैं पूछूं आपसे कि हमारे हार्ट का सेल कौन सा है, हार्ट का सेल जर्म सेल है या सोमैटिक सेल है, कमेंट में आंसर जरूर मिलना चाहिए कि हार्ट का सेल कौन सा है, सोमैटिक सेल है या जर्म सेल है. ये क्वेश्चन बिल्कुल मुझे आंसर आपको बिल्कुल कमेंट में देना है. नेक्स्ट आते हैं हम लोग इस टॉपिक के बाद. जब हमें समझ में आ चुका है कि हमारे पास बॉडी में 2 तरह के सेल है, सोमैटिक सेल है और जर्म सेल है. सोमैटिक सेल मैंने बोला बॉडी का हर सेल सोमैटिक सेल है, एक्सेप्ट जो कि गैमेट बनाने वाला है, मतलब जर्म सेल है. तो बेसिकली ये हार्ट का सेल कौन सा है, सोमैटिक है या जर्म है, ये कमेंट में मिलना चाहिए. नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्लॉइडी. अब बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होती है बिकॉज कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर नहीं है, तो यहाँ बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आते हैं कि प्लॉइडी क्या होती है. प्लॉइडी का मतलब होता है बच्चे, अच्छा इससे पहले मैं एक और टॉपिक आपको जरूर बताना चाहूंगी, ये थोड़ा हम लोग रफ में कर लेते हैं. अगर मैं सिंपली आपको सेल डिवीजन बोलूं तो कोई भी सेल ऐसे ही खड़े खड़े डिवाइड तो हो नहीं जाएगा. लाइकवाइज अगर मैं आपको एक सेल दिखाऊं, अगर मान लीजिए दिस इज अ सेल, ये एक सेल है, इसके पास न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, तो हम जानते हैं इसके न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स. इसको मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ. अब आपको पता है कि ह्यूमन के बॉडी में क्रोमोसोम कितना, अगर आपको जानना है कि ह्यूमन के बॉडी में क्रोमोसोम कितना है, ह्यूमन क्रोमोसोम का नंबर कितना है, तो क्या होगा? क्रोमोसोम होता है हमारे पास 46 या फिर हम क्या कहते हैं 23 पेयर, जोड़े में 23 पेयर कहेंगे या फिर 46 क्रोमोसोम कहेंगे. अच्छा चलो थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में भी समझ लेते हैं, उसके बाद वापस यहाँ पर आएंगे. चले तो हम देखते हैं थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में. क्रोमोसोम्स जो है ये आपको कहाँ मिलते हैं, ये होते क्या है और इसका काम क्या है. बहुत बार आपने सुना होगा क्रोमोसोम क्रोमोसोम, लेकिन है क्या ये समझना है. आप सभी जानते हो हमारे पास क्या है, हमारे पास है सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस और उसके अंदर डीएनए. यही पढ़ा है अभी तक, हाँ या ना? करेक्ट. लेकिन एक्चुअल में क्या ये डीएनए जो है ये डीएनए फॉर्म में है? नहीं है. आपने पढ़ा दिस इज डीएनए. डीएनए इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ह्यूमन डीएनए जो है 2.2 मीटर लंबा होता है, कि काफी लंबा थ्रेड की तरह, धागे की तरह एक लंबा स्ट्रक्चर है. ठीक है. अब जो डीएनए है वो डीएनए के फॉर्म में कभी भी नहीं पाया जाता है.
मतलब क्या है इसका कि डीएनए, खाली डीएनए कभी भी न्यूक्लियस में नहीं मिलेगा। डीएनए हमारे अंदर हमेशा ही पैक किया हुआ गया है, पैक किए हुए फॉर्म में मिलेगा। अब ये पैक किए हुए फॉर्म का मतलब क्या है? दिस इज डीएनए, डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। अब डीएनए इतना नेगेटिव चार्ज है। अब आप पता करते हैं ना, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर अनस्टेबल और नॉट, यस और नॉट, है ना। तो अगर हम बोलेंगे कि कोई भी चीज जब तक न्यूट्रल ना हो तब तक वो प्रॉपरली स्टेबल नहीं होती है। ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे एज कंपेयर टू स्टेबल एटम्स, करेक्ट। यहाँ पर भी ये जो मॉलिक्यूल है डीएनए नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने एक्चुअली ये नेचुरली है, ये ऑलमाइटी ने करके भेजा है, बस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली जो डीएनए है इसको पैक किया जाता है ऐसे छोटे छोटे प्रोटीन्स में। ये बहुत सारे होते हैं, इन प्रोटीन्स का नाम होता है हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन्स। एक्चुअली आप सब डिटेल में ना क्लास 12 में पढ़ोगे ये टॉपिक को, बट अभी मैं सिंपल बता रही हूँ ताकि आपको क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो डीएनए है, डीएनए के अंदर क्या लिखा हुआ है? डीएनए के अंदर हर चीज लिखी हुई है जो आपके बॉडी में बनेगी, ठीक है। आपका सेल कैसे होगा, कैसा कलर का होगा, कैसे डिवीजन करेगा, कैसा प्रॉपर्टी होगा, कैसा शेप होगा, ये सब कुछ लिखा हुआ रहेगा। तो डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज एंड हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। अब आप बताओ नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? ये कैसा स्ट्रक्चर अब बन जाएगा? कुछ इस तरह का देखने को आपको मिलेगा कि ये जो हिस्टोन्स है इसके ऊपर इस तरह से हमारा डीएनए बाइंड हो जाएगा, ठीक है, लपेट दिया गया। बचपन में खेला ना लट्टू, टॉप को ऐसे से रस्सी बांध कर घुमाया है ना, तो वो बेसिकली क्या है, ये समझ लो हिस्टोन एक टॉप है और उसके ऊपर हमने ऐसे करके डीएनए को लपेट दिया, ठीक है। ऐसे करते करते इतना लंबा डीएनए बहुत सारे लड्डुओं के साथ लपेट दिया गया है और ये बन गया। दिस इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन। इसको क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। क्लियर है क्रोमैटिन? अब देखेंगे क्रोमैटिन क्या है। तो आपको हर सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर जो दिखता है, दिस इज क्रोमैटिन। हम सभी के अंदर क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है इन ऑल नॉन डिवाइडिंग सेल। जो सेल डिवीजन स्टार्ट नहीं किया है, जो सेल डिवीजन स्टार्ट नहीं किया है, उन सारे सेल में आपको क्या मिलेगा? नॉन डिवाइडिंग सेल्स में आपको क्या मिलेगा? क्रोमैटिन मिलेगा। मतलब मेरे सेल में भी क्रोमैटिन, तुम्हारे में भी क्रोमैटिन, बैक्टीरिया के सेल में भी क्रोमैटिन, प्लांट के सेल में भी क्रोमैटिन और एनिमल के सेल में भी क्रोमैटिन ही मिलेगा। क्लियर? क्रोमैटिन हर सेल में मिलेगा जो सेल डिवीजन करना शुरू नहीं किया है। जब डिवीजन करना शुरू कर देगा तब क्रोमैटिन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब चेंज कैसे होगा देखते हैं। मान लीजिए ये सेल अभी नॉन डिवाइडिंग सेल है। ये सेल कैसा है? ये सेल है नॉन डिवाइडिंग। शॉर्टकट मारते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ये देखिए, ये सेल है नॉन डिवाइडिंग सेल। अब ये सेल को मन कर रहा है कि नहीं, अब मुझे डिवाइड होना है, ठीक है, अब मुझे डिवीजन शुरू करना है। तो अब ये सेल जब सेल डिवीजन करना शुरू करेगा तो क्या होगा? ये सेल अपना साइज इंक्रीज करेगा। ओह शिट, नाउ इट इज गुड, है ना। ये सेल अपना साइज बड़ा करेगा, इंक्रीज करेगा, और ये जो आपको क्रोमैटिन दिखाई दे रहा है, अब ये क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बनेंगे। अब बोलोगे कैसे बना ये? ऐसा है ना, सोचने वाली बात, कैसे बना? ये तो इतना लंबा सा ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये कैसे क्रोमोसोम बना? तो बेसिकली ये जो क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन देखेंगे, ये क्रोमैटिन जब सेल डिवीजन स्टार्ट करने लगता है तो यही क्रोमैटिन इस तरह से एक सोलेनॉइड की तरह, अगर सोलेनॉइड नहीं पता है तो स्प्रिंग समझ लो, स्प्रिंग तो समझते हैं ना, ऐसे ऐसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग की तरह ऐसे 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 लपेट दिया जाता है। और ये हिस्टोन्स है अभी इसमें, है ना, गायब नहीं हुआ है,
स्टोन्स है यहाँ पे प्रेजेंट। यही वाला क्रोमैटिन का ही स्ट्रक्चर क्या किया गया है, इसको सोलोनॉइड की तरह या फिर स्प्रिंग की तरह इस तरह से कंडेंस करते हैं, फिर और उसको कंप्रेस कर दिया जाता है, कंडेंस किया जाता है, जमाया जाता है, और ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, बट एक्चुअल में ऐसा दिखता है। अब बोलोगे मैम आप ऐसा बना रहे वैसा बना रहे, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। बनाना कैसा है एक्चुअल में? एक्चुअल में बनाना है ऐसा ही है, लेकिन ये मैं आपको समझाऊंगी क्यों बना रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्रोमोसोम बनता कैसे ये हमें समझ में आ गया। क्रोमोसोम है क्या? तो क्रोमोसोम कुछ नहीं है, डीएनए और हिस्टोन का कंप्रेस फॉर्म है, या उससे भी सिंपल बात बोल सकते हो, क्रोमैटिन का कंप्रेस्ड या कंडेंस फॉर्म है। ठीक है, कंडेंस पढ़ा है ना आपने, पानी को जमाते हैं, पानी को जमा के क्या बनता है, बर्फ बनती है। बर्फ इज अ कंडेंस फॉर्म ऑफ वाटर, बर्फ नहीं आइस, चलो आइस इज अ कंडेंस फॉर्म ऑफ वाटर, पढ़ा है ना, वही है। ठीक है, तो बेसिकली आपने यहाँ पे देखा कि क्रोमोसोम कैसे बनाया गया, दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ क्रोमोसोम फॉर्मेशन। ये पूरा प्रोसेस आपको बताया मैंने कि क्रोमोसोम कैसे बनता है, क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, चलो यहां पर आते हैं वापस। तो मैंने बोला कि ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम या फिर 23 पेयर जोड़ा है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने आपको एक जोड़ा दिखाया है। अच्छा, एक आपको मैं ना दिखाती हूँ, ये वाला थोड़ा सा डायग्राम आप देखेंगे, इसमें क्या है कि आपको सारे जोड़े जोड़े दिखाई दे रहे हैं, क्रोमोसोम दिख रहा है। बस यही वाला जोड़ा यहाँ पर याद रखना है कि हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि हमारे पास हर सेल में इस तरह से जोड़े में क्रोमोसोम है। कितने हैं? ये आपका एक जोड़ा है, 1 पेयर है, ये 1 पेयर है। मान लीजिए मैं बोल रही हूँ ये क्रोमोसोम नंबर 1 है। ऐसे ही करते करते, क्योंकि पेयर है, जोड़ा है, तो हमारे पास कितने होंगे, 23 के जोड़े होंगे। जोड़ा समझ रहे हो ना, एक आपके मदर की तरफ से आया क्रोमोसोम, एक फादर की तरफ से आया, दोनों क्या बन गया, जोड़ा वाला क्रोमोसोम। जोड़े वाले क्रोमोसोम का नाम क्या? जोड़े वाले क्रोमोसोम का नाम है होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम या जोड़ा वाला क्रोमोसोम? सिंपल, पेयर है, जोड़ा वाला क्रोमोसोम। ये भी क्रोमोसोम नंबर 1, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक बच्चे? अब आपको मैं बता रही हूँ कि ये जो सेल है, ये जब सेल डिवीजन करना शुरू करेगा उस टाइम पर ऐसा थोड़ी कि बस उठा पुठा और क्रोमोसोम बना लिया और फटाफट डिवाइड कर दिया, नहीं करेगा ऐसे। इसको क्रोमोसोम बनाने के बाद भी अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि ये क्या कर सके, डिवाइड कर सके। क्योंकि सेल जो डिवीजन करेगा, आप देखो अगर ये सेल डिवीजन करेगा तो ये सेल का साइज इतना है, ठीक है। इसके अंदर क्या है बच्चे, तो क्रोमैटिन है इसके अंदर। ये सेल जैसे डिवीजन करना शुरू करता है, सबसे फर्स्ट काम क्या होता है, सबसे फर्स्ट काम होता है कि सेल का साइज इंक्रीज होगा। ये नॉर्मल सेल था, लेकिन जैसे ये सेल डिवीजन करना शुरू किया, सेल का साइज इंक्रीज किया। ठीक है, ये देख रहे हैं हम लोग, सेल का साइज इंक्रीज हुआ। तो पहला काम क्या है, फर्स्ट हमारे पास इंक्रीज सेल साइज। सेल साइज इंक्रीज का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्म का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, सॉरी, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज किया जाता है। इसके बाद साइटोप्लाज्म का कंटेंट इंक्रीज हो गया, प्रोटीन बन गया, यहाँ पे बहुत सारी चीजें बन गई। अब क्या होगा, दूसरा काम जो होने जा रहा है यहाँ पर, दूसरा काम होने जा रहा है, ओ सॉरी दूसरा काम होने जा रहा है कि हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये देखेंगे। अब हम लोग यहाँ से क्रोमोसोम बनाएंगे, क्रोमैटिन कंडेंस, क्रोमैटिन क्या होगा, कंडेंस। ओ, क्रोमैटिन कंडेंस से पहले का और काम होना चाहिए, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए,
डीएनए का होना चाहिए डुप्लीकेशन, डबल होना चाहिए डीएनए। अब डीएनए डबल कैसे होगा थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर अभी डीएनए ऐसा, ये ऐसा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जब क्रोमोसोम बनता है तो कैसा दिखाई देता है। अगर नॉर्मल सेल में आपको क्रोमोसोम बनाकर दिखाते हैं तो वो कुछ इस तरह का दिखता है। ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसके बगल में भी क्रोमोसोम नंबर 1, क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा यहाँ पर, क्या पढ़ा अभी हमने कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर पेयरिंग हुई है ना, जोड़ा बना है। तो अभी जस्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है। अब ये जो क्रोमोसोम नंबर 1 दोनों आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों क्रोमोसोम नंबर 1 क्या करेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी दिखाती हूँ, ये यहाँ पर भी सेम ऐसे ही थे, यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है, ये देखेंगे यहाँ पर भी सेम है। लेकिन अभी जब यहाँ पे मैंने लिखा डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, जब डीएनए डबल होगा तो ये कैसा दिखाई देगा, तो अब ये ऐसा दिखाई देगा। अब ये जो क्रोमोसोम 1 यहाँ पे दोनों दिख रहा है, ये दोनों क्रोमोसोम नंबर 1 ही रहेंगे, बट इसमें एक एक और आर्म आ जाएगा। आ गया यहाँ पर, सेम यहाँ पर भी एक और आर्म आ जाएगा। आ गया यहाँ पर, क्लियर है। तो यहाँ तक आप देखो कि अभी हमने ऐसा स्ट्रक्चर पहले बनाया था, फिर हमने ऐसा बनाया। डिफरेंस समझ में आ रही है बात आपको। यहाँ पर ये दोनों जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको क्या समझ में आया कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखा, ये तब है जब क्रोमोसोम क्या है, ये जब क्रोमोसोम नॉर्मल है, डबल नहीं हुआ। लेकिन जब डबल हुआ तो एक एक आर्म बढ़ गया यहाँ। क्लियर है, आई बात समझ में यहाँ तक। तो हमारे पास जब क्रोमोसोम होता है या डीएनए से क्रोमोसोम बनेगा, नॉर्मली ऐसा होगा, उसके बाद धीरे धीरे डिवीजन करके ये ऐसा बनेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये अब जो क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहा है, ये क्रोमोसोम अब क्या हो गए, डबल हो गए, डुप्लीकेशन हो गया। अब आप देखो साइज भी बड़ा हो गया है, डुप्लीकेशन भी हो गया। अब जब ये सेल डिवाइड करेगा, ये सेल अब जब डिवाइड करेगा, चलो डिवाइड करवा देते हैं, ये दो इस तरह के सेल्स बनाएगा। आधा क्रोमोसोम यहाँ से कटेगा, ये आधा क्रोमोसोम कटा, यहाँ से भी आधा क्रोमोसोम कटा, आधा गया इसके पास, भेज दिया इसके पास, और इसका आधा गया इसके पास, भेज दिया। फिर यहाँ पे ये वाला भी आधा कटेगा, इधर गया, फिर ये वाला भी इधर गया। अल्टीमेटली आपको क्या देखने को मिल रहा है, जैसा का पेरेंट सेल था, जैसा हमारा पेरेंट सेल था, वैसे ही हमारे पास दो डॉटर सेल्स आ गए हैं। डॉटर सेल्स आ गए हैं, हाँ या ना। क्रोमोसोम नंबर भी सेम, प्लस हमारा साइज भी सेम है कि नहीं। तो पहले यहाँ पर ये करना पड़ता है कि साइज बढ़ाना पड़ता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ाना पड़ता है, और दूसरा काम क्या, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए करना पड़ता है। क्लियर है बच्चे, ये बहुत ही सिंपल सा ओवरव्यू था आपके लिए। थोड़ा देखो, तब तक मैं पानी पीती। हो गया, समझ में आया यहाँ तक, आगे बढ़े। अब आते हैं हम लोग इस टॉपिक पे जो हम लोग पढ़ रहे थे, प्लॉइडी। हमारा टॉपिक आता है प्लॉइडी, ठीक है। प्लॉइडी टॉपिक में आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, प्लॉइडी में आप यहाँ पर देख रहे हो कि प्लॉइडी किसको बोलते हैं। तो प्लॉइडी का मतलब होता है नंबर ऑफ, एनओ का मतलब नंबर है, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या देखने वाले हो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम का नंबर कैसा है। क्रोमोसोम का नंबर जो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी भी बॉडी के सेल में क्रोमोसोम का नंबर कैसा होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि नॉर्मली सोमैटिक सेल,
ह्यूमन के सोमैटिक सेल में कैसा नंबर होता है? तो हमारे पास जो नंबर है ह्यूमन सोमैटिक सेल में वो कैसा है? पेयर में। तो अगर मैं प्लॉइडी की बात करती हूँ तो नंबर 1 प्लॉइडी आती है हमारे पास डिप्लॉइड, डिप्लॉइड कंडीशन। ये आ गया डिप्लॉइड कंडीशन। डिप्लॉइड कंडीशन का मतलब होता है डबल डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का नंबर कैसा? डबल। डबल का मतलब क्या? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2n के साथ। डबल का मतलब क्या होता है बच्चे? पेयर में, जोड़े में होगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखो ये वाला कंडीशंस में क्या है? क्रोमोसोम नंबर 1 में 1 है और 2, मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 में 2 है, क्रोमोसोम नंबर 2 में भी 2 है, 7 में भी 8 9 10 सबके पास आपके पास कितने हैं? 2 2 है। आप यहाँ नीचे देखेंगे XY मतलब मेल का क्रोमोसोम, XX मतलब फीमेल क्रोमोसोम, सबका नंबर कितना? 2 2 दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ पर हमने क्या देखा? ये सिंगल सिंगल है और यहाँ पर ये सब सिंगल सिंगल कितने हैं? 2 2 है, मतलब कि जोड़े में है, पेयर में है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर कि डिप्लॉइड के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। तो डिप्लॉइड के एग्जाम्पल होता है ऑल सोमैटिक एंड जर्म सेल। देखो अब जर्म सेल भी ऐसा ही है, मतलब जर्म सेल्स भी और सोमैटिक सेल्स भी दोनों के दोनों में क्या होता है? जोड़े में पाया जाता है क्रोमोसोम। ठीक है, पेयर में होता है, मतलब डिप्लॉइड कंडीशन होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर 2, दैट इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या है? नाम से समझेंगे, ऐसे डी आई का मतलब डिप्लॉइड। डिप का मतलब क्या? डी आई का मतलब क्या? बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में आप याद कर लो, बाई और डाई का मतलब 2। ठीक है, और हैप का मतलब क्या है? हैप मतलब हाफ, सिंपल। डबल का हाफ करोगे तो क्या होगा? एक ही बचेगा ना, 2 का आधा क्या? 1। तो यहाँ पर क्या होगा? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। बॉडी के सारे क्रोमोसोम का नंबर कैसा? हाफ। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n से, और इसका पेयर नहीं होता, जोड़ा नहीं होता, अनपेयर्ड। अनपेयर्ड, यहाँ था पेयर्ड और यहाँ अनपेयर्ड। एग्जाम्पल क्या है? ओनली गैमेट्स, ह्यूमन में ओनली गैमेट्स। और अगर आप अभी फंगस पढ़ लिए हो तो फंगस में आपको देखने को मिलेगा कि फंगस की बॉडी भी हैप्लॉइड होती है। नहीं पढ़ा तो इग्नोर कर दोगे ये स्टेटमेंट। तो यहाँ पर क्या देखा? डिप्लॉइड का मतलब डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसा होता है? 2n कंडीशन में होता है। आपको ये दोनों डायग्राम में डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिख रहे हैं। अब बच्चे बहुत सारे ट्रिक हो जाएंगे। यहाँ पर आपको कैसा दिखाई दे रहा है? अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1 जो है सिंगल सिंगल है और पेयर में है। क्रोमोसोम नंबर 1 यहाँ पर जो है डबल डबल है और पेयर में है ना? तो ये जो अभी हमने जस्ट पढ़ाई की, यहाँ पर यही कंडीशन है कि नहीं? यहाँ पर हमने देखा कि ये क्या है? सिंगल सिंगल में है जब हमारा सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे सेल डिवाइड करना शुरू करता है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है और अपना क्रोमोसोम का नंबर डबल कर लेता है, और उसके बाद डिवाइड करके हाफ इसको और हाफ इसको देता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि मैम ये नया सेल बन रहा है। नया नहीं बन रहा है, यही सेल अपने आप को डिवाइड कर रहा है 2 सेल में। क्लियर है? तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि अगर ऐसा आपको कैरियोटाइप दिखा, कैरियोटाइप का मतलब क्या? अच्छा, नया वर्ड हो गया, कैरियोटाइप। कैरियोटाइप का मतलब होता है क्रोमोसोम्स को हम लोग अरेंज करके उसकी ड्राइंग या डायग्राम बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं कैरियोटाइपिंग। अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन अ शीट इज, सॉरी, ऑन अ शीट इज नोन एज क्या? कैरियोटाइप। तो ये दोनों क्या है? कैरियोटाइप। हमने क्रोमोसोम को अरेंज कर दिया ना उसके नंबर के हिसाब से, यहाँ पर भी वही किया है। तो बेसिकली कैरियोटाइप अगर हम लोग करते हैं तो ये सेल किस सेल का कैरियोटाइप है? ये नॉन डिवाइडिंग सेल है, नॉन डिवाइडिंग सेल है।
Whereas ये कैसा सेल है, ये है डिवाइडिंग सेल, जो सेल डिवाइड करना शुरू कर दिया है। वैसे सेल का अगर कैरियोटाइप होगा तो डबल डबल दिखेगा, और अगर सिंपल होगा, कोई डिवीजन नहीं कर रहा है, सेम नॉर्मल रेस्टिंग फेज में है, तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आपको प्लॉइडी समझ में आ गई। कॉपी करना है कॉपी करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पर ये क्रोमोसोम का डिवीजन ही दिखा रहे हैं जो हम लोग अभी पढ़े थे। ये आपको डायग्राम के साथ आपको यहाँ पे मेंटेन करके दिखाया जा रहा है। देखोगे आप इस डायग्राम में हमने पढ़ा कि हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम, हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो इस तरह का दिखता है। आपके पास एक जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, ये दोनों के दोनों एक सिंगल जोड़े हैं, और ये मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 है। जब ये डीएनए डबल करेगा, मतलब क्रोमोसोम डबल करेगा, तो दोनों के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमैटिड आ जाएगा। व्हाट इज क्रोमैटिड? इसको बोलते हैं, ये जो आपको निकला हुआ दिख रहा है ना, ये को कहते हैं हम लोग क्रोमैटिड। तो जब यहाँ पर ये रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है, जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा भी था ये वाले डायग्राम में, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डीएनए का डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। उसी टाइम पर क्या होगा, ये रेप्लिकेशन करेगा और ये दो इस तरह से हमारे पास क्रोमैटिड्स बन जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका है कि क्रोमैटिड क्या, क्रोमोसोम क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या, नॉर्मली कैसा दिखता है, और डिवाइडिंग सेल में कैसा दिखता है। ठीक है, जब सेल डिवाइड हो जाएगा तो वापस ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं बेसिकली सेल साइकिल में। सेल साइकिल, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, इट इज अ सीक्वेंशियल इवेंट। सीक्वेंशियल का मतलब बहुत सारे सीक्वेंस में होने वाला, तो सीक्वेंशियल इवेंट को ही हम लोग कहते हैं यहाँ पर सेल साइकिल। अब सेल साइकिल में क्या क्या चीजें हो रही है समझो बच्चे। जब भी सेल डिवाइड करेगा, क्योंकि मैं पहले से स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर बोलती जा रही हूँ कि सेल को डिवीजन करना है तो पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है। जैसे आप सिंपल समझो, आपको किसी शादी में जाना है, ठीक है, अपने क्लोज रिलेटिव की शादी, अपने भाई बहन की शादी है, तो अगर आपको शादी में जाना है, प्रिपरेशन कब से स्टार्ट होती है? 4 महीने से पहले शादी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। प्रिपरेशन कर रहे, लेकिन इवेंट होने में कितना टाइम लगता है कि नहीं? एक दिन में खत्म होता है कि नहीं? तो बेसिकली आप किसी भी इवेंट के लिए या किसी भी ओकेजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने में ज्यादा टाइम लगाते हो एज कंपेयर टू जब इवेंट का टाइम आता है कि नहीं? तो यहाँ पर भी सेल को क्या करना है, सेल को डिवाइड करना है। तो अगर सेल को डिवीजन करना है तो उसमें कितना टाइम लगेगा? तो सेल को अगर डिवीजन करना है तो पहले उसको अपने आप को प्रिपेयर करना है। प्रिपरेशन में ज्यादा टाइम, ठीक है, लेकिन डिवीजन में फटाक से। देखेंगे हम लोग यहाँ पर एक आता है हमारा ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल को जेनरेशन टाइम, मतलब कि पूरा डिवाइड करने में, पूरा सेल साइकिल कंप्लीट करके डिवाइड करने में 24 आवर्स लगते हैं। लेकिन जब हम इस 24 आवर्स को डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि जो प्रिपरेटरी फेज, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरफेज, याद रखेंगे, अभी यहाँ पे इसको आगे पढ़ने वाले हैं। तो इंटरफेज क्या है? इंटरफेज है प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेशन वाला फेज है, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। वेयरएज एम फेज, एम का मतलब मल्टीप्लिकेटिव, बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन सेम है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। मल्टीप्लिकेटिव फेज मतलब जिसमें सेल डिवाइड होगा, दो टुकड़े में, मतलब सॉरी, दो डॉटर सेल्स में टूट जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे जेनरेशन टाइम जो है टोटल कितना लग रहा है, ह्यूमन सेल में 24 आवर्स लग रहा है। बट यहाँ पर इंटरफेज में कितना टाइम लग रहा है, मतलब प्रिपरेशन करने में, ये 24 आवर्स को पूरा अगर होल मानते हैं तो इसमें से 23 आवर्स, 23 घंटे सिर्फ वो प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है कि अभी डिवाइड करना है। और डिवीजन होने में कितना टाइम लग रहा है? 1 घंटा, है ना? समझ में आया? ओकेजन में जाने के लिए प्रिपरेशन इतना ज्यादा, और
ओकेजन हो गया खत्म, सिंपल, 1 घंटे में। वैसे ही ईस्ट, ईस्ट एक तरह का फंगस होता है, जानते हैं आप लोग। ईस्ट में होता है 90 मिनट्स पूरा जनरेशन टाइम, मतलब कि 90 मिनट्स में वो डिवाइड करता है। तो 90 मिनट्स में 85 मिनट्स ईस्ट का प्रिपरेशन में जाता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है ताकि डिवाइड कर सके। और डिवीजन में ओनली 5 मिनट्स, सिर्फ 5 मिनट्स का कमाल है, ठीक है। तो यहां तक हमने क्या देखा कि कोई भी सेल जो है वो डिवाइड करने के लिए पूरा टोटल टाइम, ये जनरेशन टाइम का मतलब क्या, जनरेशन टाइम का मतलब है टोटल ड्यूरेशन, पूरा टोटल ड्यूरेशन कितना लगेगा। तो टोटल ड्यूरेशन लगता है इतना, लेकिन उसमें से इंटरफेज मतलब प्रिपरेशन में इतना टाइम जाएगा, और डिवीजन, एम फेज मतलब डिवीजन, एम फेज का मतलब डिवीजन। अब बताओ सबसे ज्यादा ड्रामा कहाँ होगा, ड्रामा का मतलब क्या, आपको इवेंट में जाना, ओकेजन में जाना, शादी में जानी, शादी में ड्रामा होगा, प्रिपरेशन में ड्रामा होगा। ऑब्वियसली शादी में मजा कहाँ ज्यादा आएगा, ड्रामा जहां ज्यादा वहां मजा ज्यादा। तो मतलब हमारा जो एम फेज है, एम फेज इज द ड्रामेटिक फेज, ये है ड्रामेटिक फेज। वेयर इसमें उतना ड्रामा नहीं है, बस काम 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 ही करना है, तो ये है नॉन ड्रामेटिक फेज। इज इट क्लियर और नॉट, है कि नहीं, समझ में आ गया। ड्रामा कहाँ, लास्ट मोमेंट पे, शादी पे ड्रामा, शादी कहाँ, तो एम फेज में, ठीक है। लेकिन प्रिपरेशन कैसे, इंटरफेज में। क्लियर है यहाँ तक। ये आपको एक सिंपल एग्जांपल देके ये समझाया गया है कि कोई भी सेल साइकिल करने या सेल साइकिल पूरा होने के लिए कितना टाइम पीरियड लगता है और उसमें क्या क्या सब डिविजन्स है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। चल आगे बढ़ते हैं। नाउ वी रीच टू फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के फेजेस में आ चुके हैं। फेजेस का मतलब क्या होता है, क्या क्या चीजें हो रही है। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम भी दिया है, लेकिन हम लोग तो बनाएंगे अपना डायग्राम। चलो बनाते हैं अपना डायग्राम। ये हम लोग देखेंगे, बहुत येलो अच्छा नहीं लगा, कोई और कलर। ये हमारे पास आ गया एक सेल साइकिल के लिए पाई चार्ट। अब सेल साइकिल में हम लोग एक सेंटर पॉइंट को एडजस्ट करते हैं, दिस वुड बी आवर सेंटर पॉइंट, और यहां से हम लोग अपना सेल साइकिल के फेजेस बनाएंगे। ये हमारे पास सेल साइकिल के फेजेस है। टेंशन नहीं लेना है, हम लोग बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखने वाले हैं। ये देखिए, चल अब हमारे पास ये फेजेस आ गए हैं सेल साइकिल के। सेल साइकिल के जो अलग अलग फेजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या फेजेस हैं। पहला फेज आता है हमारे पास G1, देन S एंड G2। एक आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ा देते हैं, चलो फिर एक एक्स्ट्रा फेज भी दे देते हैं। इसको हम कहते हैं G0। क्या है बताएंगे आगे। तो यहाँ पर ये सारे फेजेस हमारे पास होते हैं, और इसको, ये जो फेज आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं M फेज। M फेज। सारे फेजेस में धीरे धीरे करके हम लोग पूरा भरेंगे कि क्या क्या होता है इन फेजेस में। ये देखिए, दिस इज अ सेल, एक छोटा सा सेल है, ठीक है, जो कि अभी कौन से फेज में या कौन सा मजा ले रहा है, ये रेस्टिंग मजा ले रहा है, रेस्टिंग। इसका कैसा फेज, अभी यहाँ पे कैसा पीरियड चल रहा है, रेस्टिंग पीरियड चल रहा है, मजे में है, कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ अपना काम कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ऐश कर रहा है।
अब आते हैं हम लोग G1 फेज। G1 का मतलब क्या होता है? G1 का मतलब होता है ग्रोथ और गैप 1। G0 का मतलब भी सेम, गैप और ग्रोथ। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे गैप फेज। गैप वर्ड हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। फुल फॉर्म इज द गैप फेज। ग्रोथ हम सब याद करने के लिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सेल का ग्रोथ होगा। तो यहाँ पर देखिए ये है सेल। अब ये सेल जैसे ही सोचेगा कि चलो अब हो गए, बहुत मजे कर लिए, अब डिवाइड करना शुरू करते हैं, तो वो एंटर करेगा G1 फेज में। कहाँ एंटर करेगा? G1 फेज में। तो अब आते हैं हम लोग कि G1 फेज में सेल एंटर कर गया है, क्या क्या काम करेगा? पहला, इट इज अ लार्जेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। सीसी मतलब सेल साइकिल है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके बाद दूसरा काम यहाँ पर क्या होगा? ये जो ग्रोथ फेज में होता क्या है? तो यहाँ पे ग्रोथ ऑफ द सेल, ग्रोथ ऑफ सेल कैसे ग्रोथ करेगा? तो यहां पर होगा सिंथेसिस ऑफ क्या क्या चीजों का? प्रोटीन, ठीक है भैया, प्रोटीन बना रहा है, अमाइनो एसिड्स। क्या आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ये? इज इट क्लियर और नॉट? अब ठीक है, प्रोटीन कॉमा अमाइनो एसिड्स, अमाइनो है, अमाइना नहीं है, अमाइनो एसिड्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा। ठीक है, क्या क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा, अमाइनो एसिड बनाएगा, एंजाइम्स बनाएगा, ये सब बनाएगा, और एटीपी, अरे अरे बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट एक्सेट्रा, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद और क्या बनेगा? सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं बच्चे? तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है ये होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स। ये देखेंगे ध्यान से, क्योंकि G1 फेज में वो सारी चीजों का फॉर्मेशन हो जाता है जो भी चीजें जरूरत पड़ेगी सेल को डिवाइड करने की। अब आपको खुद बताया है मैंने कि डीएनए भी बनता है नया, आया ना? बताया ना कि डीएनए भी नया बनता है, सेल का साइज ग्रो करता है, प्रोटीन वगैरह बनते हैं, और क्या बनता है? डीएनए भी नया बनता है। वो जो क्रोमोसोम में आपको एक एक्स्ट्रा क्रोमैटिड दिख रहा था ना, तो क्या है क्रोमैटिड? क्या डीएनए ही है ना। तो डीएनए बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, एक्स्ट्रा डीएनए बनेगा। अब डीएनए बनाने के लिए, डीएनए यहाँ नहीं बन रहा है, नो डीएनए फॉर्मेशन, याद रखेंगे, नो डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं है यहाँ, यहाँ सिर्फ क्या हो रहा है? डीएनए बनाने वाला मॉलिक्यूल बन रहा है सिर्फ, ठीक है, डीएनए बनाने वाला मॉलिक्यूल बन रहा है। अब डीएनए बनाने वाले मॉलिक्यूल सब बन गए, सारे प्रोटीन्स वगैरह वगैरह सब कुछ बन गया। हाईलाइट करेंगे हम लोग क्या क्या चीजें हमने बना ली है। पहला हमने बनाया है कि प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, एंजाइम्स, एटीपी, और दूसरा क्या बनाया? न्यूक्लियोटाइड्स बनाया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एस फेज में। चले एस फेज में। एस फेज में क्या क्या होगा? ये देखिए, हमारा एस फेज में सबसे पहला काम क्या हो रहा है? एस फेज में सबसे पहला काम हो रहा है, एस का मतलब ही होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस फेज, किसका सिंथेसिस बच्चे? तो डीएनए का सिंथेसिस। यहां पर पहला काम है डीएनए डुप्लीकेशन, और डुप्लीकेशन का दूसरा नाम क्या है? जल्दी से बोलो, रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन मतलब डीएनए का डबल होगा, डबल ऑफ डीएनए होगा। इसके बाद साथ ही साथ सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन। हिस्टोन क्या था? याद करेंगे, छोटा सा रिकैप आपके लिए। हिस्टोन क्या है?
चलो देखो हिस्टोन क्या है, डीएनए के साथ मिलने वाला प्रोटीन को हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं, ताकि वो क्या बना सके, क्रोमैटिन बना सके। तो ये हो गया हमारा हिस्टोन मॉलिक्यूल। क्यों बन रहा समझ में आया, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है, डीएनए क्या हुआ है, डबल हुआ है ना, तो यहाँ पर डीएनए के डबल होने के वजह से ही यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हिस्टोन्स बने। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट, यहाँ पर डीएनए बनेगा और उसके हिस्टोन प्रोटीन्स बनेंगे। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े हम लोग, यहाँ पर इतना ही काम होगा। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट, नेक्स्ट विल बी आर क्या होगा बच्चे, जी फेज, G2 फेज। G2 का मतलब क्या है, गैप 2, या फिर आप कह सकते हो ग्रोथ 2। यहाँ पर क्या क्या होगा, पहला फंक्शन है यहाँ पर सिंथेसिस, जो भी बचा कुछ ग्रोथ है वो होगा सिंथेसिस ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कंडेंसिंग फैक्टर। क्रोमोसोम को जो कंडेंस करने वाला फैक्टर है वो बनेगा क्रोमोसोम कंडेंसिंग फैक्टर। क्रोमोसोम को कंडेंस करने वाला फैक्टर बनेगा। कंडेंस करने का मतलब आपको पता है ना, क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनता है, तो क्रोमोसोम इज अ कंडेंस फॉर्म। कंडेंस फॉर्म कौन बना रहा है, तो G2 फेज में कुछ फैक्टर, फैक्टर जब भी बोलूं या तो फैक्टर आयंस होंगे या मिनरल्स होगा या फिर प्रोटीन्स होंगे। तो ऑब्वियसली आयन और मिनरल तो है नहीं, यहाँ पर क्या बनेगा, प्रोटीन। आते हैं अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट, ग्रोथ 2 में और क्या होगा, बचा कुचा प्रोटीन बनेगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, जो भी बचा कुचा प्रोटीन है, कॉमा एंजाइम्स, एंजाइम्स है, और एटीपी सॉरी अमाइनो एसिड्स, ये सारी चीजों का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और लास्ट यहाँ पर G2 में क्या होगा, तो G2 में इसमें रिपेयर, रिपेयर ऑफ डैमेज, अगर डीएनए जो बना है उस वो डैमेज है तो डैमेज डीएनए को रिपेयर किया जाएगा। क्लियर है, तो हमने यहाँ पर क्या क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि सिंथेसिस ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है, क्रोमोसोम बन रहा है, क्रोमोसोम बनने सॉरी नॉट बन रहा है, क्रोमोसोम बनने वाला जो फैक्टर है, बनाने वाला फैक्टर है वो बन रहा है। इसके बाद हमने देखा कि सिंथेसिस ऑफ क्या हो रहा है, प्रोटीन हो रहा है, एंजाइम, अमाइनो एसिड, रिपेयर ऑफ डैमेज, अगर डीएनए डैमेज हो चुका है या अगर कुछ गड़बड़ी है जो नया डीएनए बना है उसमें, तो उसको रिपेयर भी किया जाता है। और ये सब करने के बाद अब जो सेल है फाइनली कितना बड़ा हो गया, यहाँ पर सेल इतना बड़ा हो गया। ठीक है, अब ये सेल क्या होगा, ये जाएगा इस फेज में, एम फेज में। तो एम फेज जो फेज होता है इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेटिव फेज। और एम फेज जो है ये बहुत सारे अलग अलग फेजेस में डिवाइडेड है। मतलब कि अगर आप माइटोसिस कराओगे या मियोसिस कराओगे तो उसमें डिवाइडेड है। अब माइटोसिस मियोसिस क्या है ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके तो ये यहाँ तक हमने जो पढ़ा, दिस इज द सेल साइकिल। और ये सेल साइकिल में हमने क्या देखा, हमने इस सेल साइकिल में देखा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ G1 से लेकर, G1 से लेकर हमारा S फेज, देन ये, देन G2, यहाँ तक जो फेज होता है इज कॉल्ड एज इंटरफेज, दिस इज इंटरफेज। और आप कह सकते हो दिस इज प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेशन करने वाला फेज है। और एम फेज में क्या होता है, ये जो बड़ा सा सेल है ये दो सेल्स में डिवाइड होगा। तो एम फेज मल्टीप्लिकेटिव फेज है जिसमें डिवीजन होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा या डिवीजन कैसे होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है। प्लीज आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ले लिया। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई हो, और ऐसे ही क्लासेस के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच बच्चों।